हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है अमित सिंह जी ने। अगर दोस्तों आप भी हमें कहानी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा ID पर भेज सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू जिसमें एक छोटी सी बस्ती बसी थी और साथ में थी एक बहुत बड़ी लैब जिसमें रासायनिक हथियारों पर काम होता था। किसी को भी उस लैब के बारे में नहीं पता था कि वहाँ काम क्या होता है। दीपक सर, जल्दी चलिए, आपको कुछ दिखाना है। विजय, जो कि दीपक का असिस्टेंट था, उसने अपने सर से कहा। क्या हुआ विजय, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दीपक ने विजय से पूछा। सर, बात ही कुछ ऐसी है। सेल नंबर 3 में जो मुर्दा रखा हुआ था, मैंने उसमें कुछ हरकत देखी है, विजय ने कहा। इसका मतलब कि उसमें जान आने लगी है, दीपक ने सिर हिलाते हुए कहा। सर, मतलब कि आपको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ बिल्कुल, जो भी मैं प्रयोग कर रहा था उसमें मुझे सफलता मिल रही है। चलो एक बार मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा, दीपक ने कहा। दोनों सेल नंबर 3 पर पहुंचे। उस मुर्दे में अभी भी मामूली हरकत हो रही थी। क्या हमें सेल नंबर 3 को खोलकर देखना चाहिए? विजय ने पूछा। नहीं, पहले हमें रेडिएशन से बचने के लिए सेफ्टी किट पहननी होगी, दीपक ने कहा। दीपक की बात सुनकर विजय ने दीपक को प्रश्नवाचक नजरों से देखा। तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो, दीपक ने कहा। दोनों सेफ्टी किट पहनकर अंदर गए। उस मुर्दे का सारा शरीर गल चुका था। दीपक ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया। उसकी आंख बाहर निकल आई थी। वो अपने मुंह से तरह तरह की आवाज निकाल रहा था। विजय, मशीन शुरू करो, दीपक ने विजय को मशीन चलाने के लिए इशारा किया। दीपक के हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने जैसे ही उस मुर्दे के इंजेक्शन लगाया तभी मुर्दे के जिस्म में हरकत और भी ज्यादा बढ़ गई। मुर्दे ने उठने की कोशिश की लेकिन वो बंधा हुआ तो वो कुछ नहीं कर पाया। उधर दीपक के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान आ रही थी। सर, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या है, विजय ने बाहर आकर दीपक से पूछा। मेरे साथ आओ, सब समझाता हूँ, दीपक ने कहा। ये देखो, दीपक ने सिस्टम दिखाते हुए कहा। देखो, इसके शरीर को इंजेक्शन लगाते ही इसके शरीर में नए सेल्स बनने लगे हैं। मैंने एक नए तत्व का आविष्कार किया है। फिलहाल इसका नाम एनोटोनियम रखा है। ये सिर्फ एक ही इंजेक्शन मुर्दे में जान डाल देता है, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब कि अब कोई नहीं मर सकता, सब अमर हो जाएंगे, विजय ने कहा। हाँ, मेरी कोशिश तो यही करने की है, दीपक ने कहा। सर, क्या ये सब करना सही रहेगा? विजय ने पूछा। क्यों, इसमें क्या समस्या है? सोचो जरा, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, दीपक ने कहा। और सर, इस रेडिएशन का क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? विजय ने पूछा। उसका भी मैं बहुत जल्दी समाधान ढूंढ लूंगा, दीपक ने कहा। तभी बाहर से एक शख्स भागता हुआ आया। सर, सेल नंबर 3 में जो मुर्दा था वो काबू से बाहर हो चुका है। दीपक ने एक इंजेक्शन लिया और उसमें कुछ दवाई भरी। चलो जल्दी चलो, दीपक ने कहा। सब सेल नंबर 3 के पास पहुंचे तो देखा वो मुर्दा खूंखार हो गया था और सारा सामान उठाकर फेंक रहा था। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सेल तोड़ देगा और फिर सभी जगह रेडिएशन फैल जाएगा। जल्दी सेफ्टी किट लेकर आओ, दीपक ने कहा। तभी उस मुर्दे ने एक लोहे की रॉड शीशे पर दे मारी और शीशा एक तेज आवाज के साथ टूट गया। विजय, जाओ जल्दी से अलार्म बजा दो, ये रेडिएशन फैलाने वाला है। इतना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, दीपक ने कहा। सर, आप इससे पहले कि विजय कुछ और कह पाता, दीपक उस सेल में दाखिल हो चुका था। विजय वहां से भागकर गया। उधर दीपक ने इंजेक्शन अपने हाथ में
ले लिया और जैसे ही दीपक ने उस मुर्दे के इंजेक्शन मारने की कोशिश की, वो मुर्दा कूदकर दीपक पर चढ़ गया और उसने दीपक की गर्दन पर काट खाया। विजय ने भागकर सायरन बजा दिया। सायरन की आवाज सब जगह बजने लगी। समय बहुत कम है, उसने सोचा। वो जल्दी से दीपक के कमरे में गया और जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसने बैग में भर लिया। सायरन की आवाज सुनकर गार्ड भी वहां आ गए। सब जगह रेडिएशन फैल गया है, कोई भी बिना सेफ्टी किट के सेल 3 के आसपास ना जाए। विजय ने माइक पर सबको समझा दिया। सब लोग सेफ्टी किट पहनकर वहां पहुंचे। वो मुर्दा वहां नहीं था, लेकिन दीपक की लाश वहां पड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे गल रही थी। इसके शरीर को सील कर दो, विजय ने कहा। विजय कुछ गार्ड के साथ बाहर आया। सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का प्रबंध करो, मैं कुछ गार्ड के साथ नीचे जा रहा हूँ। ये पैरों की छाप देखकर यही लगता है कि वो मुर्दा नीचे गया होगा, विजय ने कहा। नीचे तो पावर प्लांट है, अगर वो फट गया तो ये पूरी जगह रेडिएशन से तबाह हो जाएगी, एक ने कहा। हाँ तो हमें जल्दी करना होगा, चलो जल्दी नीचे चलो, लेकिन पूरी सावधानी से चलना। विजय और सारे गार्ड हथियारों के साथ नीचे जाने लगे। सब नीचे तहखाने में पहुँचे। अगर किसी को भी वो मुर्दा दिखे तो गोली मत चलाना, हमें उसे ऐसे ही पकड़ना है। यहाँ हर जगह घातक रेडिएशन फैला हुआ है। अगर किसी वजह से इस रेडिएशन में रिसाव होता है तो ये सारा टापू पल भर में बर्बाद हो जाएगा, विजय ने सबको समझाते हुए कहा। अब हमें 2 टीम में बढ़ जाना चाहिए, विजय ने कहा। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूरी पर वो मुर्दा उन्हें दिख गया। वो मुर्दा प्लांट को तोड़ने में लगा हुआ था। ये क्या कर रहा है? इसे जल्दी ही नहीं रोका तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, विजय ने कहा। जल्दी इस पर जंजीर फेंको, विजय ने इशारा किया। एक गार्ड ने जंजीर फेंकी। जंजीर सीधा उस मुर्दे के गले में जाकर अटक गई। इसे जोर से खींचो, विजय ने कहा। उन्होंने जोर लगाया तो वो मुर्दा खूंखार हो गया। उसने जंजीर तोड़ डाली और उन गार्डों की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक वार से ही गार्ड को दीवार पर दे मारा। इसकी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है, विजय ने कहा। इतने में उस मुर्दे ने दूसरे गार्ड को जंजीर से ही खींचकर नीचे पटक दिया। इसके बाद वो बाकी गार्डों की तरफ बढ़ने लगा। एक गार्ड ने जब ये सब देखा तो उसने अवशेष में आकर अंधाधुन उस मुर्दे पर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली मत चलाना, विजय कहता ही रह गया, लेकिन उसके कहने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। बंदूक की कुछ गोलियां वहां रखे रेडिएशन सिलेंडर में भी लग चुकी थी और उनसे रेडिएशन का रिसाव होने लगा था। उस मुर्दे का कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ रेडिएशन फैल रहा है, सब जल्दी से यहाँ से निकलो, विजय ने कहा। बस कुछ ही लोग तहखाने से ऊपर आ पाए, बाकी की सब चीख सुनाई पड़ रही थी। ऊपर आकर उन लोगों ने उसका दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। जितनी जल्दी हो सके हमें शिप पर पहुंचना होगा, विजय ने कहा। आगे बढ़ते ही विजय को वो मुर्दा एक कोने में मरा हुआ दिखा। विजय ने पास जाकर देखा तो उस मुर्दे में किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही थी। उस मुर्दे के कंधे पर अभी भी उस इंजेक्शन की सुई गड़ी हुई थी। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कभी जान ही नहीं रही हो। उसे वहीं छोड़कर विजय जल्दी से जल्दी लैब से बाहर आया। सब जगह अफरा तफरी का माहौल था। कुछ ही दूरी पर समुद्र में वो शिप खड़ा था। लोग जल्दी जल्दी उस शिप की तरफ भाग रहे थे। शिप को देखकर विजय ने भी उस तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। सेफ्टी किट पहनने की वजह से विजय से दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। कुछ ही देर में विजय शिप पर था। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, शिप के कैप्टन ने विजय से कहा। ठीक है तो शिप को यहाँ से ले चलो, विजय ने कहा। शिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। टापू पर लोग खड़े चिल्ला रहे थे, लेकिन शिप को रोकने का सवाल ही नहीं था। विजय ने यह दृश्य देखकर अपनी आंख बंद कर ली। हम लोगों की लापरवाही से इतने लोगों की जान चली गई। विजय को बहुत अफसोस हो रहा था। दीपक सर की लाश को कहाँ रखा है, विजय ने एक गार्ड से पूछा। मेरे साथ आइए सर, उस गार्ड ने कहा।
वो गार्ड विजय को उस कमरे में ले गया जहां दीपक की लाश रखी हुई थी। विजय ने सेंसर से चेक किया तो उस सील बंद लाश में भी रेडिएशन था। सेंसर से पता चल रहा था कि रेडिएशन बाहर भी है, इसका मतलब कोई है वो भी रेडिएशन में आ गया है और वो इस कमरे में भी आया था। विजय ने वापस आकर लाश की सील खोलकर देखा तो लाश वहाँ नहीं थी। लाश तो यहाँ नहीं है। विजय ने मुड़कर गार्ड से कहा। इतने में बाहर से चीखने की आवाज आने लगी। विजय ने बाहर आकर देखा तो दीपक की लाश वहाँ तबाही मचा रही थी। ये सब क्या हो रहा है, विजय ने खुद से कहा। तभी विजय को उस इंजेक्शन की याद आई। जरूर उस इंजेक्शन से काम बन सकता है, विजय ने सोचा और उस बैग को ढूंढने लगा। लगता है वो बैग वहीं रह गया, विजय ने निराशा होते हुए अपने आप से कहा। फिर वो भागकर एक कमरे में आ गया और खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। समुद्र किनारे बसा एक शहर। मयंक, जो कि एक तट रक्षक अधिकारी था, अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बजने लगा। मयंक ने फोन उठाया। सर जल्दी यहाँ आइए, यहाँ कुछ अजीब है। दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। मयंक जल्दी से वहाँ पहुँचा। क्या बात है, मयंक ने पूछा। ये देखिए सर, तट रक्षक गार्ड ने नक्शे में एक बिंदी पर उंगली रखी। ये शायद एक शिप है जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। क्या तुमने शिप से संपर्क करने की कोशिश की, मयंक ने पूछा। हाँ की थी सर, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसने जवाब दिया, ये शिप तो बहुत तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। अगर इसकी गति इतनी ही रही तो ये सारे बंदरगाह को तबाह कर देगा, मयंक ने कहा। ये कितनी देरी में यहाँ तक पहुँच जाएगा, मयंक ने पूछा। सर हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय है, उसने जवाब दिया। तब तो हमें बहुत जल्दी करना होगा। माइक पर सूचना दे दो कि सब बंदरगाह से दूर हट जाएं, मयंक ने कहा और इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। जितना हो सके बंदरगाह को जंजीर से कवर कर दो। मयंक तट पर सबको आदेश दे रहा था। मोटी मोटी जंजीर उस शिप को रोकने के लिए मशीनों से लगा दी गई थी। मयंक ने दूरबीन से देखा तो वो शिप साफ दिखाई देने लगा था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। शिप बहुत तेजी से आ रहा था। मयंक ने सभी से सतर्क रहने को कहा। तभी एक तेज हवा के साथ वो शिप बंदरगाह से टकरा गई। एक पल के लिए वहाँ ऐसा लगा जैसे भूचाल आ गया हो। शिप उन जंजीरों में फंसकर रुक गई थी। मयंक अपने आदमियों को लेकर उस शिप में चढ़ने लगा। कोई है, मयंक ने आवाज दी, लेकिन शिप पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मयंक डेक पर आया तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंख फटी रह गई। बहुत सारी जली हुई और आधी खाई हुई लाश यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है, मयंक के मुंह से निकला। जल्दी डेक पर सब जगह देखो, कोई इंसान अगर जीवित मिलता है तो उसे बचाने का प्रयास करो, मयंक ने अपने आदमियों से आगे बढ़ने को कहा। मयंक ने फोन मिलाया। मैं T4 बंदरगाह के तट का रक्षक अधिकारी मयंक बोल रहा हूँ। यहाँ एक बड़ी शिप बंदरगाह से टकरा गई है। हमें कुछ और आदमियों और कुछ डॉक्टरों की जरूरत है। ये बोलकर मयंक ने फोन कट कर दिया। फोन काटने के बाद मयंक अपने आदमियों को देखने लगा। कोई जिंदा इंसान मिला है क्या, मयंक ने पूछा। अभी तक नहीं सर, एक आदमी ने कहा। मयंक बाकी जगह का निरीक्षण करने लगा। तभी मयंक को अपने पीछे से किसी के दौड़ने की आहट हुई। मयंक ने पलटकर देखा तो कुछ नहीं था। सेफ्टी के तौर पर मयंक ने अपनी गन निकाल ली थी। डेक पर मयंक के आदमी उन लाशों को देख रहे थे कि तभी एक लाश ने उनमें से एक आदमी का पैर अपने मुंह में भर लिया। आउच! उस आदमी के मुंह से एक चीख और वो उन लाशों के बीच जा गिरा। देखते ही देखते बाकी की लाश भी उस आदमी को खाने के लिए उस आदमी से चिपट गई। मयंक धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा था जिधर से उसे किसी के दौड़ने की आवाज आई थी। आगे चलकर मयंक को किसी के गुर्राने और चबाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मयंक ने देखा तो एक आदमी वहाँ बैठा हुआ था, कुछ खाने में लगा हुआ था। उसे देखकर मयंक अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। अपने हाथ ऊपर करो, मयंक ने अपनी गन उस आदमी पर तानते हुए कहा। मयंक की आवाज सुनकर वो पलटा। उसका अधिकतर शरीर गल चुका था और उसके सामने एक लाश और पड़ी थी जिसका हाथ वो आदमी चबा रहा था। उसे देखकर मयंक बहुत ज्यादा घबरा गया। वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। कोई है, मयंक ने आवाज दी, लेकिन शिप पर सन्नाटा पसरा हुआ था।
मयंक के हाथ कांप रहे थे, वो चाहकर भी अपनी गन का ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। तभी वो आदमी मयंक के ऊपर झपटा। उसके झपटने से मयंक की गन का ट्रिगर दब गया और गन की गोली उस आदमी के सर पर जा लगी। गोली लगने से उस आदमी का आधा सर उसकी गर्दन से आकर लटक गया। मयंक ने एक लात पूरी ताकत से उसके ऊपर मारी। वो आदमी थोड़ी दूर जा गिरा और देखते ही देखते वो समुद्र में कूदकर गायब हो गया। मयंक के पीछे से गोली चलने की आवाज आने लगी। वो वापस बाहर की ओर भागा कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मयंक एक कमरे के पास पहुंचा जहां से आवाज आ रही। कौन है यहाँ? मयंक ने पूछा। मेरी मदद करो, कमरे के अंदर से आवाज आई। मयंक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजे का लॉक काम नहीं कर रहा था। पीछे हट जाओ, मयंक ने कहा और लॉक पर अपनी गन से फायर किया। गोली से वो लॉक टूट गया। मयंक ने दरवाजा खोला तो एक आदमी एक कोने से निकलकर सामने आ गया। कौन हो तुम? मयंक ने पूछा। मैं विजय हूँ, उस आदमी ने घबराकर कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ, मयंक ने कहा। मयंक वापस डेक की तरफ आया तो देखा वहाँ उसके आदमी और लाश के बीच जंग छिड़ी हुई थी। अपने आदमियों से कहो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये शिप छोड़ दें। यहाँ इन लाशों के अलावा और भी बहुत चीज है, जैसे कि घातक रेडिएशन। विजय ने कहा तो मयंक के चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ गई। सब लोग मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस शिप को छोड़ दो, मयंक तेजी से चिल्लाया। और ध्यान रहे कि कोई भी शिप में ना तो चढ़े और ना ही उतरे, मयंक ने अपने आदमियों से कहा और तेजी से शिप से नीचे उतरने लगा। मयंक विजय के साथ अपने केबिन में बैठा हुआ था। मुझे बताओ कि ये सब क्या है? ये लाश अचानक जिंदा कैसे हो गई? मैंने एक लाश के सर पर भी गोली मारी थी, लेकिन उस लाश को तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, मयंक ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। क्या उस मुर्दे ने डॉक्टर वाला कोट पहना हुआ था? विजय ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मयंक ने कहा। अब वो मुर्दा कहाँ है? विजय ने घबराकर मयंक से पूछा। पता नहीं, गोली लगने के बाद वो समुद्र में कूद गया था, मयंक ने कहा। मयंक की बात सुनकर विजय अपनी कुर्सी पर पसर गया। तुम नहीं जानते कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे एक इमरजेंसी कॉल करनी है अभी, विजय ने कुर्सी से उठते हुए जोर देकर कहा। हेलो, मैं विजय बात कर रहा हूँ, मुझे कर्नल संदीप से बात करनी है। फोन मिलाने पर विजय ने कहा। फोन कुछ देर शांत रहा और फिर किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैं कर्नल संदीप बात कर रहा हूँ। उधर से एक भारी आवाज आई। कर्नल साहब, मैं सीक्रेट ऑपरेशन O02 का लीडर विजय बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमें खबर मिली थी, उस लैब में वाकई कुछ अजीब प्रयोग हो रहा था। मुर्दों को वापस जिंदा करना भी उसमें से एक प्रयोग था, जो कि पूरी तरह नाकाम रहा। मुर्दा जिंदा तो हुए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे उन्हें होना चाहिए था। उस प्रयोग की वजह से घातक रेडिएशन उस टापू पर फैल गया है। विजय जल्दी से जल्दी सब कुछ बताता चला गया। यानी कि हमारा शक सही था। खैर, मैं तुम्हारा छावनी पर इंतजार कर रहा हूँ, मुझे जल्दी आकर मिलो, कर्नल ने कहा। मुझे एक बात और कहनी है। मैं इस समय TV4 बंदरगाह पर हूँ और यहाँ की स्थिति को संभालने के लिए हमें सेना की एक टुकड़ी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक शिप खड़ा है और वो शिप उसी टापू से लौटा है। मुझे लगता है कि कुछ मुर्दे अभी भी इस शिप पर हैं, विजय ने कहा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, कर्नल ने कहा और फोन काट दिया। तुम्हारे पास यहाँ कितने लोग हैं? विजय ने मयंक से पूछा। ज्यादा लोग तो नहीं हैं, कुल मिलाकर बस 20 लोग होंगे, मयंक ने जवाब दिया। तुम अपने सभी आदमियों से कह दो कि तट और इस शिप का अच्छे से ध्यान रखें। सेना की एक टुकड़ी भी जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगी, विजय ने कहा। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। लगता है कुछ गड़बड़ है, मयंक ने कहा। गन तो चला लेते हो? मयंक ने पूछा। अच्छे से चला लेता हूँ, विजय ने कहा। ठीक है, तो ये गन रखो, मयंक ने कहा और दोनों मयंक की केबिन से बाहर आ गए। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मयंक के कुछ आदमी, जो कि अब खुद भी मुर्दा बन चुके थे, उनके बाकी आदमियों को खत्म करने पर आमादा थे। ये सब क्या हो रहा है? मयंक ने परेशान होकर कहा। ये सब मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है, विजय ने सबको देखते हुए कहा। मैं अपने आदमियों को इस तरह
खत्म होते हुए नहीं देख सकता। मयंक ने उनके बीच जाने की कोशिश की तो विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों अकेले हैं और हम चाहकर भी इन सब की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन लोगों को जरूर सावधान कर सकते हैं जिनको अभी इन सब बातों की भनक तक नहीं है, विजय ने समझाते हुए कहा। मयंक विजय की बात समझ चुका था। मेरी गाड़ी इस केबिन से दूसरी तरफ है, मयंक ने कहा। चलो तो हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए, विजय ने कहा। दोनों ने अपनी गन हाथ में ले ली थी और वो दोनों सावधानी से केबिन के दूसरी तरफ बढ़ने लगे। तभी सामने से मयंक का एक आदमी उनकी तरफ आने लगा। विजय ने उसे देखकर गन तान दी। गोली मत चलाना, वो मेरा आदमी है, मयंक ने विजय को गोली चलाने से रोकते हुए कहा। वो आदमी पास आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और उसकी आंख पथरा गई थी। उस आदमी ने पास आकर एक अजीब सी घरघराने की आवाज की और कुल्हाड़ी से मयंक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता कि विजय की एक गोली से उसके सर के परखच्चे उड़ गए। मैंने कहा था ना कि अब हम यहाँ के किसी भी आदमी की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, विजय ने पास आकर कहा। चलो आगे बढ़ते हैं, मयंक ने गर्दन हिलाते हुए कहा। सामने ही गाड़ी खड़ी थी, वो रही मेरी गाड़ी, चलो आ जाओ, मयंक ने कहा। दोनों भागकर वहां पहुंचे। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। गाड़ी तेजी से शहर की ओर जा रही थी। शहर यहाँ से कितना दूर है, विजय ने मयंक से पूछा। यही कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हमें सबसे पहले शहर जाने के सारे रास्ते बंद करवाने होंगे, विजय ने कहा। शहर सामने दिखने लगा था। मुझे अपना फोन दो, मुझे कर्नल से बात करनी है, विजय ने मयंक से कहा। तो मयंक ने अपना फोन विजय को दे दिया। हेलो कर्नल साहब, मैं विजय बात कर रहा हूँ। मैं शहर पहुँचने वाला हूँ। मेरे साथ T4 बंदरगाह के तट रक्षक अधिकारी मयंक भी हैं, विजय ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ जहाँ हम पिछली बार मिले थे, कर्नल ने कहा। विजय ने फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में वो शहर के अंदर थे। गाड़ी रोको, अब मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, विजय ने कहा। तो मयंक ने गाड़ी एक तरफ रोककर गाड़ी विजय को दे दी। विजय ने गाड़ी गलियों से घुमाते हुए एक टूटे घर के आगे रोक दी। यहाँ क्या है, मयंक ने पूछा। सब दिखाता हूँ, विजय ने कहा। उस घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ था। विजय ने उसके करीब जाकर उसके कान में कुछ कहा तो उस बूढ़े इंसान ने सर हिलाया। चलो आ जाओ, विजय ने मयंक से कहा। दोनों उस दरवाजे से अंदर गए। उस घर में थोड़ी ही दूरी पर एक तहखाना था। आ जाओ, विजय ने तहखाने के अंदर जाते हुए कहा। दोनों ने कुछ सीढ़ियां उतरी और सामने एक लिफ्ट में प्रवेश कर गए। जब दोनों लिफ्ट से बाहर आए तो मयंक का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उस अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसमेंट को देखकर मयंक को बहुत आश्चर्य हो रहा था। आपको कर्नल साहब बुला रहे हैं, एक सिपाही ने विजय से कहा। दोनों उस सिपाही के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उस सिपाही ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर आइए, उस सिपाही ने कहा। दोनों अंदर गए तो अंदर कर्नल संदीप कुर्सी पर बैठे हुए थे। सभी ने हाथ मिलाए। तभी उस कमरे के अंदर एक और इंसान ने प्रवेश किया। इनसे मिलिए, ये इस शहर के मेयर हैं। मुझे जब विजय से सारी परिस्थितियों के बारे में पता चला तो मैंने मेयर साहब को भी यहाँ बुला लिया, कर्नल ने कहा। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि T4 बंदरगाह पर ऐसा कुछ हादसा हुआ है, मेयर ने मयंक की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत सारे आदमी अब भी वहाँ फंसे हुए हैं, मयंक ने कहा। हमारी एक टुकड़ी उस बंदरगाह पर पहुँचने ही वाली है, कर्नल ने कहा। हमें शहर के सारे रास्ते बंद करने होंगे ताकि कोई भी ना तो शहर के अंदर जा सके और ना बाहर आ सके, क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि कुछ मुर्दे वहाँ से निकल गए हैं, विजय ने कहा। तो मेयर सोच में पड़ गए। आपको क्या हुआ है, मयंक ने मेयर के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। मुझे इस शहर के बाहर जो मेला लगा हुआ है उसकी चिंता लग रही है, मेयर ने कहा। क्या मेला, वो भी इस शहर से बाहर, विजय ने चौंक कर पूछा। हाँ, और रविवार के दिन होने के कारण आज वहाँ और दिनों से ज्यादा भीड़ होगी। ये सुनकर विजय ने कर्नल की तरफ देखा।
मयंक, मैं सेना के कुछ लोग तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी शहर से जाने या आने ना पाए। इसमें मेयर साहब भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेयर साहब, आप लोकल पुलिस की सहायता से उस मेले को रुकवाने की कोशिश कीजिए। विजय, तुम मेरे साथ आओ, हमें सबसे अहम काम करना है, कर्नल ने कहा। सभी फिर उस कमरे से उठकर चले गए। तो श्रीमान वरुण जी, आज आपको मेरे साथ इस मेले में आने का समय मिल ही गया। रितु ने वरुण से कहा। आना ही पड़ा जब हमारी मंगेतर ने हमें आदेश दे दिया था, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रितु ने उसके हल्का सा एक मुक्का मारा। वरुण, देखो ना, वो शूटिंग का खेल मुझे खेलना है, रितु ने कहा। तुमसे एक निशाना भी लगेगा, वरुण ने पूछा। देखा जाएगा, अब चलो ना प्लीज, रितु ने जिद करते हुए कहा। तो वरुण रितु को लेकर उस दुकान पर पहुंच गया। लगाओ निशाना, वरुण ने कहा। रितु ने कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी निशाना नहीं लग सका। देखो, मुझे पता था कि तुम्हारे बस का नहीं है, वरुण ने रितु को चिढ़ाते हुए कहा। चलो, मुझसे तो कोई निशाना नहीं लग रहा है, आप ही लगा कर दिखा दो, रितु ने कहा। मुझे चैलेंज दे रही हो, वरुण ने रितु की आंख में आंख डालते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, रितु ने वरुण के करीब आकर कहा। तो फिर ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वरुण ने एक एक कर 3 निशाने लगाए, जो कि बिल्कुल सही निशाने पर लगे। अरे वाह, आप तो बहुत बड़े निशानेबाज हो, रितु ने ताली बजाते हुए कहा। तभी उसे पीछे कुछ आवाज सुनाई देने लगी और वह पीछे देखने लगी। वरुण देखो, रितु ने भीड़ की ओर इशारा किया। वहाँ क्या है, चलो चलकर देखते हैं, वरुण ने कहा। दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक लाश पड़ी थी। पीछे हट जाओ, मुझे देखने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक आदमी ने वहाँ आकर कहा। ये मर चुका है, उस डॉक्टर ने जांचने के बाद कहा। तभी मेले में अनाउंसमेंट होने लगा। किसी कारणवश मेला यहीं रोका जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने घर चले जाएं। सबका ध्यान उस अनाउंसमेंट की तरफ हो गया। तभी वो लाश उठी और उस लाश ने उस डॉक्टर के हाथ में दांत गड़ा दिए। डॉक्टर के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो लाश उठ खड़ी हुई थी। ये सब देखकर वहाँ अफरा तफरी मच गई। वो लाश वहाँ से एक तरफ भाग गई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी एक मुर्दे में बदल गया। रितु, मेरे साथ आओ जल्दी, वरुण ने कहा और रितु का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। देखते ही देखते उस मेले में मुर्दों की संख्या बढ़ने लगी। पुलिस की कुछ जीप वहाँ आ गई थी। सर, यहाँ पर हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर, पुलिस अफसर ने मेयर से बात करते हुए कहा। उन मुर्दों पर फायरिंग करवानी शुरू कर दो, मेयर ने कहा। लेकिन सर, यहाँ पर और भी लोग हैं, अफसर ने कहा। मैं जो कह रहा हूँ वही करो, मेयर ने कहा। ठीक है सर, अफसर ने ये कहकर फोन काट दिया। इन मुर्दों पर फायरिंग करनी शुरू कर दो, कोई भी मुर्दा नहीं बचना चाहिए, उस अफसर ने कहा। विजय कर्नल के साथ में जीप में बैठकर जा रहा था। जीप अंडरग्राउंड रोड से जा रही थी। हम जा कहाँ रहे हैं, विजय ने कर्नल से पूछा। बस देखते जाओ, कर्नल ने कहा। थोड़ी देर बाद ही जीप अंडरग्राउंड रोड से निकलकर बाहर आ गई थी और सामने ही समुद्र दिखाई पड़ रहा था और समुद्र में एक खड़ा था एक शिप। जीप समुद्र के पास जाकर रुक गई। चलो आ जाओ, कर्नल ने कहा। तो विजय चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों शिप पर आ गए। मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शहर से दूर यहाँ क्या कर रहे हैं, विजय ने परेशान होकर पूछा। देखो विजय, उस टापू से ही सारे किस्से शुरू हुए थे। दीपक ने एक नए तत्व का आविष्कार किया था जिससे कि उसे लगता था कि कोई नहीं मर सकेगा, और तुम्हारे सामने ही दीपक ने उस मुर्दे को काबू में करने के लिए इंजेक्शन लगाया था। तो उस लैब में जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि हम इन सब मुर्दों से छुटकारा पा सकें। तुम्हें क्या लगता है, कर्नल ने पूछा। हाँ, उस लैब में बहुत कुछ ऐसा मिल सकता है। मैं खुद वहाँ एक बैग भूल गया था जिसमें दीपक के प्रयोग से संबंधित बहुत से सामान थे, विजय ने कहा। इतने में वहाँ कुछ अफसर और भी आ गए। इनसे मिलिए, ये है मेजर अंकित, ये डॉक्टर हिमांशी, ये है अफसर शाम और राजन।
ये सभी पूरी तरह से शिक्षित हैं। ये सभी उस टीम का हिस्सा हैं जो उस टापू पर जाएगी और तुम इस टीम को लीड करोगे, कर्नल ने कहा। लेकिन आप जानते हैं कि उस टापू पर रेडिएशन फैला हुआ है, विजय ने कहा। हाँ, हमें पता है, इसलिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह तक हम उस टापू पर पहुंच जाएंगे। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो, कर्नल ने कहा। वहाँ फायरिंग शुरू हो गई थी। वरुण रितु के साथ एक जगह छुपा हुआ बैठा था। रितु ये सब देखकर घबराकर रो रही थी। देखो रितु, मेरी तरफ देखो, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरुण ने रितु का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। गोलियों की लगातार आवाज आ रही थी। तभी एक सिपाही की लाश उनके करीब आकर पड़ी। इससे पहले कि रितु की चीख निकल पाती, वरुण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और चुप रहने के लिए इशारा कर दिया। तभी एक गुर्राने की आवाज वहां से आने लगी। वरुण ने अपनी गर्दन निकालकर देखा तो एक मुर्दा उनकी ओर बढ़ रहा था। यहीं रहना, वरुण ने रितु से कहा और सिपाही के पास से बंदूक उठा ली। मुर्दे ने वरुण को देखा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वरुण ने उसके सर पर गोली मारी। एक ही गोली में उसके सर के चिथड़े उड़ गए। वरुण रितु के पास वापस आया। चलो हमें यहाँ से निकलना है, वरुण ने रितु से कहा और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। वो दोनों भागते हुए गाड़ी में जा बैठे। वरुण ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई ही थी कि एक लड़की उनकी गाड़ी के सामने आकर गिड़गिड़ाने लगी। वरुण ने गाड़ी के ब्रेक तेजी से दबाए। मरना चाहती हो क्या? वरुण ने गाड़ी से बाहर गर्दन निकालकर कहा। प्लीज मुझे बचा लो, उस लड़की ने कहा और पीछे की तरफ देखा। वरुण की भी नजर वहां पड़ी तो देखा मुर्दों की पूरी भीड़ उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जल्दी गाड़ी में बैठो, वरुण ने लड़की से कहा और तेजी से गाड़ी घुमा ली। तुम्हारा नाम क्या है? रितु ने उस लड़की से पूछा। निशा नाम है मेरा। माय गॉड, सामने देखकर वरुण की आंख फटी रह गई। सामने एक मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा था। ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं होगा, वरुण ने सोचा। सारी खिड़की बंद कर लो, वरुण ने कहा और एक्सीलेटर पर पूरा पांव रख दिया। गाड़ी पूरी ताकत से उस झुंड से जा टकराई और आगे जाकर पलट गई। सब रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए ना? मयंक ने पूछा। जी सर, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एक समस्या है, जो भी लोग बाहर रह गए हैं वो विरोध कर रहे हैं और शहर के अंदर से भी हम लोगों पर उन्हें अंदर आने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतने में मेयर भी वहां आ गए। सब काम कैसा चल रहा है? उन्होंने आते ही मयंक से पूछा। सब सही है, लेकिन थोड़ी समस्या है। मयंक ने सब बात बताई। चलो हमें एक बार वहां चलकर देखना चाहिए। दोनों वहां पहुंचे तो देखा शहर के बाहर गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी और लोग शहर में आने के लिए झगड़ रहे थे। हमें इन लोगों को अंदर ले आना चाहिए, मयंक ने कहा। अभी नहीं, अभी हमें थोड़ा और रुकना चाहिए, मेयर ने कहा। तभी मयंक की नजर वहां पर एक शॉपिंग मॉल पर पड़ी। लोग मॉल से लगातार निकल रहे थे। इतने लोग मॉल से निकल रहे हैं, मयंक को कुछ शक हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ, मयंक ने मेयर से कहा और तेजी से मॉल के अंदर चला गया। मॉल पहुंचकर मयंक नीचे बेसमेंट की तरफ भागने लगा और वहां की हालत देखकर चौंक गया। मॉल के गार्ड्स वहां पैसे लेकर लोगों को वहां से शहर जाने दे रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? मयंक ने चिल्लाकर कहा। क्या तुम लोगों को पता नहीं था कि बाहर से किसी का भी अंदर आना मना है? फिर भी तुम लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए ये सब कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मयंक ने कहा। ये दरवाजा बंद करो अभी, मयंक ने जोर देकर कहा, लेकिन वो लोग चुप रहे। उन्हें देखकर मयंक खुद ही दरवाजे का शटर गिराने लगा। तभी एक गार्ड ने मयंक पर गोली चला दी। मयंक ने भागकर एक ओट ले ली। देखो तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, मयंक ने पीछे से चिल्लाकर कहा। उधर उन लोगों ने सारे शटर खोल दिए और लोग जल्दी जल्दी अंदर आने लगे। मयंक ने फोन मिलाकर मेयर को सारी कहानी सुना दी। तुम वहीं रहो, मैं सहायता भेज रहा हूँ, मेयर ने कहा। तभी अंदर आते हुए भीड़ में से एक आदमी नीचे गिर गया। क्या हुआ तुम्हें सुनील? एक दूसरे आदमी ने उसे झुककर उठाना चाहा तो उस आदमी को नीचे ही खींच लिया। उसकी चीख सुनकर वहाँ हंगामा मच गया।
मयंक ने ओट से गर्दन निकालकर देखा तो वो गार्ड से ऊपर भागने की कोशिश कर रहा था। मयंक ने एक गार्ड को निशाना बनाया, वो चीख मारकर नीचे जा गिरा। मयंक उस भीड़ से भागकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। इतने में ऊपर से कुछ आर्मी के लोग आ गए। जल्दी इस दरवाजे को बंद कर दो, मयंक ने उनसे कहा। दरवाजा बंद कर दिया गया। दरवाजे के पीछे से लोगों के दरवाजा पीटने और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मयंक को अंदर के लोगों के लिए अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। हमें यहाँ से निकलना होगा और बाकी जगहों को भी लॉक करना होगा। वो मुर्दा शहर के अंदर दाखिल हो चुका है, मयंक ने मेयर को बताया। माय गॉड, मेयर ने कहा, शहर आने के सारे रास्ते बंद करा दो, कोई भी कहीं भी न जाए और न ही आए। मेयर ने सभी को सूचना जारी कर दी। शहर के बाहर हंगामा मचने लगा था। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? एक आदमी ने बोला। ये सब गलत हो रहा है, तुम लोग नहीं जानते कि मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है, दूसरे आदमी ने दबाव बनाते हुए कहा। तभी उस मॉल से कुछ लोग बाहर आने लगे। वो लोग भी मुर्दा बन चुके थे। वो सब भीड़ पर टूट पड़े। सब तरफ चीख पुकार मचने लगी। लोगों का झुंड दरवाजे पर बढ़ने लगा है। सर लोग मुर्दे में बदलने लगे हैं। लोग दरवाजे को तोड़ने पर आमादा हैं। अगर ऐसा रहा तो ये लोग दरवाजे को तोड़ डालेंगे। एक अफसर ने मयंक को फोन कर कर कहा। मयंक ने मेयर की तरफ देखा। मेयर ने मयंक से फोन ले लिया। ये मैं हूँ, इस शहर का मेयर, खत्म कर दो सभी को, मेयर ने कहा। ये आप ऐसे कैसे करवा सकते हैं? मयंक ने गुस्से से मेयर की तरफ देखा। मैं वही कर रहा हूँ जो कि जरूरी है। इस समय इस शहर को बचाना बहुत जरूरी है, मेयर ने कहा। बाहर गोलियां चलने लगी। लोग एक एक करके मरने लगे। कुछ ही देर में वहां लाश का अंबार लग गया। सब कुछ देर के लिए शांत हो गया। गोलियां रोक दो, अब यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है, अफसर ने कहा। तभी उस लाश में कुछ आहट महसूस हुई। वो सब अब मुर्दा बनकर फिर से उठने लगे थे। गोलियां चलाओ, अफसर चिल्लाया, लेकिन उन मुर्दों की भीड़ का इतना दबाव बन गया था कि वो गेट एक ही झटके से गिर गया और वो सभी मुर्दे शहर में घुसने लगे थे। मुर्दों का पूरा झुंड उस गाड़ी से चिपटा हुआ था। वरुण, रितु और निशा उस गाड़ी से पहले ही निकल चुके थे। रितु के पैर में थोड़ी चोट लगी थी। रितु, तुम चल तो सकती हो? वरुण ने पूछा तो रितु ने हाँ में हामी भरी। हमें यहाँ से शहर पहुँचना होगा, वरुण ने रितु को सहारा देते हुए कहा। तभी निशा ने वरुण से बंदूक छीनते हुए पीछे फायर किया। पीछे एक मुर्दा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आप इन्हें संभालिए, बाकी मैं इन मुर्दों को संभालती हूँ, निशा ने वरुण से कहा तो वरुण ने हल्की से गर्दन हिलाई और फिर वो लोग धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगे। शाम में ही सबने उस टापू पर पहुंचने के लिए तैयारी शुरू कर दी। हम सब तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। ये रखो सैटेलाइट फोन, ये जहाज तुम लोगों की मदद के लिए यहीं खड़ा रहेगा, कर्नल ने विजय से कहा। बोट तैयार खड़ी थी। वो पांचों उस बोट पर सवार हुए और उस टापू की तरफ बढ़ने लगे। हमें यहीं रुककर सुबह होने तक का इंतजार करना होगा, तट पर पहुंचकर विजय ने कहा। उन्होंने चेक किया तो वहाँ रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अजीब बात है कि यहाँ रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यहाँ रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, विजय ने कहा। सुबह होते ही उन्होंने उस टापू का नक्शा निकाल लिया। जिस जगह इस वक्त हम लोग हैं, यहाँ से वो लैब लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो, यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद एक बस्ती है जहाँ से अंडरग्राउंड सीवेज शुरू होता है जो सीधा लैब तक जाता है। हम लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे, विजय ने सबको समझाते हुए कहा। सभी ने अपनी गन रिलोड कर ली और वहाँ से आगे बढ़ने लगे। सब तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि यहाँ कोई भी नहीं रहता हो। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 1 मिनट रुको, अंकित ने सबको रोकने का इशारा किया। अंकित अपनी गन लेकर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। बाकी लोगों ने भी गन हाथ में कसकर पकड़ ली थी। अंकित ने जैसे ही झाड़ियों को देखा तो वहाँ से एक गीदड़ निकलकर भागा। कोई नहीं है यहाँ पर, अंकित ने कहा।
कि तभी एक मुर्दा अंकित पर झपटा। धाई की आवाज से एक गोली से उस मुर्दे की खोपड़ी उड़ गई। अगर यहाँ और भी मुर्दे होंगे तो गोली की आवाज से उन्हें पता चल गया होगा। विजय ने कहा, मुझे माफ करना, मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था। अंकित ने अफसोस के साथ कहा, छोड़ो ये सब, वैसे भी वो जगह यहाँ से अब ज्यादा दूर नहीं है, हमें अब यहाँ से तेजी से बढ़ना होगा। विजय ने कहा। वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। अंकित ने दूरबीन से देखा, ये देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी सारी बस्ती ऐसी दिख रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अंकित ने विजय को दूरबीन देते हुए कहा। विजय ने देखा तो वहाँ सब सही दिख रहा था। शाम और राजन, तुम लोग कवर करो, मैं डॉक्टर विजय और हिमांशी बस्ती के आसपास जाकर देखते हैं। ध्यान रखना कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना, अंकित ने कहा। वो लोग धीरे धीरे उस बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। बस्ती के पास पहुंचकर वो सब चौंक पड़े। पूरी बस्ती मुर्दों से भरी पड़ी थी। वो लोग वहाँ बिल्कुल ऐसे ही काम में लगे थे जैसे जिंदा लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे रहते थे। ये अजीब है, अंकित ने कहा। वो देखो, सामने लैब है, विजय ने कहा। हमें सीविज का रास्ता देखना होगा, विजय ने कहा। तभी लैब की तरफ से सायरन बजने लगा। उस सायरन की आवाज सुनकर सब मुर्दा वहीं खड़े हो गए और सायरन की आवाज खत्म होने के बाद वो सभी थोड़े खूंखार से हो गए थे और फिर एक कतार में आगे बढ़ने लगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हिमांशी ने पूछा। हमें चलकर देखना चाहिए, अंकित ने कहा। मेजर, हमें दो दल में बढ़ जाना चाहिए। मैं और हिमांशी लैब की तरफ बढ़ जाते हैं और आप अपने आदमियों के साथ इन मुर्दों के पीछे जाओ, विजय ने कहा। ठीक है, अंकित ने कहा और अपने साथियों के साथ उस ओर निकल गया। हिमांशी, तुम मेरे साथ आओ, विजय ने कहा। तभी विजय को सिंक होल दिखाई पड़ा। हिमांशी, इधर आओ, विजय ने उसे सिंक होल का गटर खोलते हुए कहा। हिमांशी और विजय उस लिंक होल से सीवेज के अंदर उतर गए। वहाँ बहुत तेज बदबू फैली हुई थी। यहाँ कितनी बुरी बदबू है, हिमांशी ने कहा और अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। ज्यादा आवाज मत करो, अगर उन्हें जरा से भी हमारी भनक लगी तो हमारा बचना असंभव है, विजय ने हिमांशी से धीरे से कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आहट सी महसूस हुई। विजय ने हिमांशी के मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और ऊपर देखने लगा। ऊपर एक जाली लगी हुई थी जिसके ऊपर से वो मुर्दे गुजर रहे थे। पहले मैं निकलता हूँ, विजय ने धीरे से कहा और धीरे धीरे सरक कर आगे बढ़ गया। फिर हिमांशी निकलने लगी कि तभी हिमांशी के पैर पर एक मोटा सा चूहा चढ़ गया। वो अचानक से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर मुर्दे ऊपर से नीचे की तरफ झांकने लगे और फिर उन लोगों को देखकर जाली खोलने की कोशिश करने लगे। हिमांशी, जल्दी करो, विजय ने कहा और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से आगे भागने लगा। पीछे से जाली टूटने की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी थी। अंकित, शाम और राजन के साथ उन लोगों के पीछे बढ़ रहे थे। आगे चलकर वो लोग समुद्र के पास एक बड़े से मैदान में रुक गए। अंकित वहाँ का नजारा देखकर चौंक गया। उन लोगों ने एक बड़ा सा समुद्री जहाज बना लिया था जिस पर तोप रखी जा रही थी। कुछ मुर्दों के पास और भी हथियार थे। ओह माय गॉड, ये लोग शायद हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अंकित ने कहा। तुम लोग इन पर नजर रखो, मैं कर्नल को खबर करता हूँ। ये कहकर अंकित ने अपना सैटेलाइट फोन निकाल लिया और एक तरफ जाकर कर्नल से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके सामने एक मुर्दा आ गया। अचानक उसे देखकर अंकित का सैटेलाइट फोन नीचे जा गिरा। अंकित ने अपना खंजर निकाल लिया। जैसे ही मुर्दे ने अंकित पर झपट्टा मारा, अंकित ने उसके सर में खंजर घुसा दिया। उस मुर्दे ने एक डकार से ली और वहीं गिर गया। अंकित तुरंत अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। शाम और राजन थोड़ा आगे बढ़कर उन मुर्दों को देखने लगे थे कि तभी उन मुर्दों की नजर उन पर चली गई और एक मुर्दे ने उन पर गोली बरसानी शुरू कर दी। पीछे हटो तुम दोनों, मेरे साथ आओ,
गोलियां मत चलाना, अंकित ने कहा और उन दोनों के साथ वहां से भागने लगा। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें वापस बोट की तरफ जाकर कर्नल को इस खतरे के प्रति संचेत करना होगा, अंकित ने कहा। और उन दोनों का क्या होगा, साम ने पूछा। तो फिर तुम दोनों बोट से चले जाओ और मैं उन दोनों को देखता हूँ। अब जाओ, अंकित ने कहा और सब अलग अलग दिशा की तरफ मुड़ गए। मयंक भी और सेना के जवानों के साथ उन मुर्दों पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। हमें पीछे हटना होगा, जितनी जल्दी हो सके ये शहर खाली करवाना शुरू कर दो, मयंक ने कहा। इतने में सेना के और भी जवान और टैंक बंद गाड़ियां वहां पहुंच गई थी। मुर्दे धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगे थे। इन्हें काबू करना अब हमारे बस से बाहर होता जा रहा है, मयंक ने मेयर से कहा। हमें अभी के अभी ये शहर छोड़ना होगा, मेयर ने कहा। क्या हम ऐसे इन लोगों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते, मयंक ने कहा। हम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम देख ही रहे हो कि ये मुर्दे अब सेना के भी नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, मेयर ने कहा। आप जा सकते हैं मेयर साहब, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मयंक ने कहा और वापस चला गया। मेयर ने अपनी गाड़ी निकाली और तेजी से उस शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। हिमांशी और विजय तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके पीछे की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो मुर्दा उन लोगों से ज्यादा दूर नहीं है। आगे जाकर सीवेज का रास्ता दो जगह मुड़ गया। अब हम किधर जाएं? हिमांशी ने पूछा। रुको जरा, मुझे वो नक्शा देखने दो, विजय ने यह कहकर अपना बैग खोला तो उसमें नक्शा नहीं था। वो नक्शा यहाँ नहीं है, हमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। ऐसा करो कि दाईं तरफ चलते हैं, विजय ने कहा। इतने में एक मुर्दा उनके बहुत करीब आ गया था। हिमांशी ने उसके सर पर गोली मारी तो एक ही झटके से उसकी खोपड़ी का चूरा हो गया। चलो अब, ये कहकर विजय हिमांशी को लेकर दाईं तरफ मुड़ गया, भागने लगा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। आगे उस सीवेज का रास्ता बंद था। ये रास्ता तो बंद है, हम पीछे भी नहीं जा सकते, हिमांशी ने घबराते हुए कहा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये कहकर विजय ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक तरफ सीढ़ियों पर गई, जहाँ से ऊपर सिंक होल था। वो देखो, रास्ता मिल गया, विजय ने कहा और दोनों उस तरफ बढ़ने लगे। शाम और राजन बोट स्टार्ट करके अपने जहाज की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी थोड़ी दूरी चलने पर ही बोट रुक गई। इंजन की रफ्तार बढ़ाने के बाद भी बोट आगे नहीं बढ़ी। मुझे लगता है कि बोट के नीचे शायद कुछ फंस गया है, शाम ने कहा। रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, राजन ने कहा। राजन पानी में उतरकर देखने लगा तो बोट बहुत सारे मुर्दों के बीच फंस गई थी। नीचे बहुत सारे मुर्दे हैं, राजन ने पानी से बाहर आकर कहा। हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें वापस टापू पर ही लौटना होगा, शाम ने कहा। और फिर दोनों तैरकर टापू की तरफ आने लगे। वो लोग टापू के पास पहुँचे ही थे कि तभी राजन का पैर किसी ने पानी के अंदर खींच लिया। शाम टापू पर पहुँच चुका था। ये राजन कहाँ गया, शाम ने खुद से कहा कि तभी उसके सामने से मुर्दों का एक झुंड आता हुआ दिखाई देने लगा। शाम ने अपनी गन निकाल ली थी और उससे उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन इतने मुर्दों का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्त में आ गया। मुर्दे तेजी से पूरे शहर में फैलने लगे थे। मयंक को जब होश सा आया तो उसे ध्यान आया कि एक तेज धमाका हुआ था। वो उन लाशों के बीच से उठा। उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसने अपना हाथ देखा तो उसकी कोहनी की हड्डी बाहर निकल गई थी। वो ऐसे ही दर्द में थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि हर जगह बस मुर्दे और चीखते चिल्लाते लोगों की भीड़ और नीचे गिरी हुई लाश थी। हम लोगों का अंत इस तरह से नहीं होना चाहिए। बस डॉक्टर विजय किसी भी तरह अपने मिशन में कामयाब हो जाएं, मयंक ने धीरे से कहा और पास ही पड़ी एक गन उठाकर एक तरफ बढ़ने लगा। हिमांशी, पहले तुम ऊपर चढ़ो, इतने में इन मुर्दों को देखता हूँ, ये कहकर विजय ने अपनी गन निकाल ली। हिमांशी तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी।
धाई की आवाज से विजय की गन से एक गोली निकली और एक मुर्दे की खोपड़ी को तोड़ते हुए निकल गई। विजय तेजी से मुर्दों पर गोली चला रहा था, लेकिन उनकी संख्या बढ़ते ही जा रही थी। इस पर लगा ढक्कन खुल नहीं रहा है, हिमांशी ने ऊपर से परेशान होकर कहा। हिमांशी की आवाज सुनकर विजय तेजी से उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उस सिवर पर लगा ढक्कन बहुत कसकर बंद हो रखा था। नीचे के मुर्दे अब सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे थे। विजय ने कुछ पर गोली भी चलाई, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वो दोनों तेजी से उस ढक्कन को खोलने के लिए तेजी से उस पर धक्का मारने लगे। तभी एक मुर्दे ने विजय का पैर पकड़ लिया। विजय ने गोली भी मारी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुर्दा विजय को नीचे खींचने लगा। विजय को अपनी मौत अब साफ दिखाई देने लगी थी। तभी ऊपर से किसी ने वो ढक्कन खोल दिया और एक सटीक गोली उस मुर्दे को मारी तो वो मुर्दा बाकी मुर्दों पर जा गिरा और विजय तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर आकर उन लोगों ने तेजी से वो ढक्कन बंद कर दिया और उस पर बैठकर हांफने लगे। तुम यहाँ कैसे आए? थोड़ी सांस काबू में आने के बाद विजय ने अंकित से पूछा। तुम्हारी गोलियों की आवाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कहाँ हो, अंकित ने कहा। वहाँ पर कैसी हालत है और तुम्हारे दोनों साथियाँ कहाँ हैं? विजय ने पूछा। वहाँ पर हालत बहुत बुरी है। इन लोगों ने अपना एक जहाज बना लिया है और इनका इरादा साफ है। इन्हें पता है कि हम लोग यहाँ हैं और ये हमारे जहाज पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए मैंने कर्नल को ये सूचना जल्दी से जल्दी पहुँचाने के लिए अपने दोनों साथियों को भेज दिया है, अंकित ने बताया। ये काम तो आप अपने सैटेलाइट फोन से भी कर सकते थे, हिमांशी ने कहा। वहाँ पर उन मुर्दों ने हम पर हमला कर दिया था। उसी बीच मेरा फोन कहीं गिर गया, अंकित ने बताया। 1 मिनट रुको, मैं अपना सैटेलाइट फोन निकालता हूँ, विजय ने कहा और जब जेब से फोन निकाला तो वो टूटा हुआ था। उस फोन को देखकर विजय और अंकित ने एक दूसरे को निराशा से देखा। जो होना था हो गया, अब आगे क्या करने की सोची है? अंकित ने विजय से पूछा। कर्नल अपना बचाव खुद करने में सक्षम हैं। हम वही करेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे पास अब गोलियां नहीं बची हैं, विजय ने कहा। डॉक्टर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इससे पहले हमें इन मुर्दों का इंतजार करना पड़े जो इस सिवर से बाहर आना चाहते हैं, अंकित ने कहा। वरुण जब रितु और निशा के साथ शहर के पास आया तो शहर से उड़ते धुएं से शहर की हालत का अंदाजा हो रहा था। लगता है वो मुर्दे शहर में भी पहुंच गए हैं, वरुण ने कहा। फिर भी हमें वहां जाकर देखना चाहिए, निशा ने कहा। वो तीनों धीरे धीरे चलते हुए शहर में आ गए। शहर बिल्कुल सुनसान था। ऐसा लगता था जैसे उस शहर में कोई नहीं रहता हो। तभी उन्हें एक शॉप के पास कुछ आहट महसूस हुई। आप दोनों यहीं रुकिए, ये कहकर निशा ने बंदूक को कसकर थाम लिया और सामने का निशाना लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही निशा उस दुकान के पास पहुंची तो देखा कि कोई उस दुकान में था। निशा तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। उस आदमी पर अपनी बंदूक तान दी। अपनी बंदूक नीचे कर लो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उन मुर्दों में से नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा, जो कि मयंक था। मेरा नाम मयंक है और मैं एक तट रक्षक अधिकारी हूँ, मयंक ने कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा ने पूछा तो मयंक ने अपना हाथ उसे दिखाया। ओ, तुम्हारे हाथ की तो हड्डी बाहर आ गई है, निशा ने कहा। हाँ, इसलिए मैं इस जगह आया हूँ। इस मेडिकल स्टोर में मुझे जरूरी अपने मतलब का सामान मिल जाएगा, मयंक ने कहा। उन लोगों को भी अंदर बुला लो, मयंक ने थोड़ा रुककर कहा। तो निशा ने बाहर जाकर उन लोगों को भी अंदर आने का इशारा किया। वरुण रितु को सहारा देकर अंदर ले आया। निशा उस मेडिकल स्टोर में कुछ सामान देखने चली गई। चलो आप दोनों बैठ जाओ, मैं जरा आप दोनों को पट्टी बांध देती हूँ, निशा ने कहा। और इस टूटी हड्डी का क्या करोगी? मयंक ने पूछा। उसका भी इंतजाम हो जाएगा, निशा ने रितु के पैर पर पट्टी बांधते हुए कहा। निशा मयंक के पास आई तो मयंक ने उसे थोड़ा शक की निगाहों से देखने लगा। चिंता मत करो, मैं एक प्रोफेशनल नर्स हूँ और मैंने इसका कोर्स भी किया हुआ है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा।
और मयंक को एक इंजेक्शन लगा दिया। ध्यान रखना कि तुम्हें इस हाथ पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है, नहीं तो अगर ये हड्डी पूरी टूट गई तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। निशा ने मयंक से कहा। कोई नहीं, उन मुर्दों के लिए मेरा एक ही हाथ ही बहुत है, मयंक ने कहा। मेडिकल स्टोर के बाहर फिर से कुछ मुर्दे दिखाई देने लगे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरुण ने कहा। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ और जरूरी सामान रख लेती हूँ, निशा ने कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल गए। अंकित और विजय आगे पड़े हुए बड़े से पत्थर को उठाया और उसे उठाकर उस सीवर के ढक्कन पर रख दिया। फिलहाल तो कुछ देर के लिए ये रुक जाएगा, अंकित ने कहा। ठीक है, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, हिमांशी ने कहा। 1 मिनट रुको, पहले मेरे साथ आओ, अंकित ने कहा और फिर उन लोगों को लेकर एक जगह ले गया। वहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची घास थी। यहाँ पर क्या है, विजय ने पूछा। डॉक्टर, मैंने कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो वो यहीं पर है, ये कहकर अंकित झाड़ी में घुस गया। और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो उसके पास एक बक्सा था। अंकित ने वो बक्सा लाकर उन दोनों के पास रख दिया और जब अंकित ने उस बक्से को खोला तो उसमें बहुत सारी गन और गोलियां रखी थी। ये तो कमाल हो गया। वैसे ये सब तुम्हें कहाँ मिला, विजय ने पूछा। मैं जब तुम लोगों के पास आ रहा था तो कुछ मुर्दों से बचने के लिए मैं इन्हीं झाड़ियों में छुप गया था और तभी मेरे हाथ ये बक्सा लगा, अंकित ने कहा। इसमें हम सबके लिए काफी बंदूक और गोलियां हैं, ये कहकर विजय ने उसमें से गन और गोलियां निकालकर भरनी शुरू कर दी। तभी गन से एक गोली चली और अंकित के पीछे खड़ा एक मुर्दा नीचे जा गिरा। उसके गिरते के साथ ही हिमांशी ने वापस अपनी गन अंदर रख ली। तुम्हारा निशाना बहुत सटीक है, अंकित ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अब हमें उस लैब तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, विजय ने कहा। उसके बाद वो तीनों फिर से लैब की तरफ बढ़ने लगे। निशा ने आगे सड़क पर चारों तरफ देखा तो सब तरफ एकदम से शांति छाई थी। निशा ये देखकर वापस लौट आई। आगे रास्ता साफ है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, निशा ने वापस वहाँ आते हुए कहा जहाँ मयंक, वरुण और रितु छिपे हुए थे। हम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकते, वरुण ने कहा। मतलब क्या है तुम्हारा, निशा ने पूछा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, हमें यहाँ से निकलने के लिए एक गाड़ी चाहिए होगी और साथ ही हमें अपनी बंदूकों के लिए गोलियां भी चाहिए होंगी और फिर खाने का कुछ सामान भी चाहिए है, वरुण ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ी के अलावा सब मिल सकता है, मयंक ने कहा। यही पास ही में एक मॉल है, हम वहाँ से अपनी जरूरत का सारा सामान लेंगे और फिर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, मयंक ने कहा। ठीक है, तो हमें वहाँ ले चलो, वरुण ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुककर रितु को देखो, इस जगह पर मुर्दे जल्दी से नहीं आ सकते, मैं और मयंक वहाँ जाते हैं, निशा ने कहा। और फिर मयंक और निशा वहाँ से उस मॉल के लिए निकल गए। कर्नल का जहाज उस टापू से थोड़ी दूरी समुद्र में खड़ा था। कर्नल बहुत देर से अंकित और विजय से कांटेक्ट करने की कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन अंकित और विजय से चाहकर भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तभी एक जवान तेजी से उनके रूम में आया। सर, मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, उस जवान ने कहा और कर्नल तेजी से उसके साथ चले गए। वो जवान कर्नल को कंट्रोल रूम में ले गया और वहाँ पर एक बड़े से नक्शे की तरफ इशारा करने लगा। उस नक्शे में एक निशान तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सर, जिस तरह का ये निशान है, इससे साफ पता चलता है कि ये एक जहाज है जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, उस जवान ने कहा। इस जहाज का आकार कितना बड़ा होगा, कर्नल ने पूछा। सर, हमारे हिसाब से शायद ये जहाज हमारे जहाज से दुगना बड़ा है, उस जवान ने कहा तो कर्नल सोच में पड़ गया। जब तक ये जहाज हमारे पास नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। तुम सभी जवानों से बोल दो कि वो पूरी तरह तैनात रहें, कर्नल ने कहा और वापस नक्शे में उस निशान को देखने लगे।
विजय और उसके साथी जब लैब के पास पहुंचे तो उनकी उम्मीद के हिसाब से वहां कोई भी मुर्दा नहीं दिखाई दे रहा था और उस पावर प्लांट से भी धुआं उठ रहा था। यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है, विजय ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अंकित ने पूछा। मैं और हिमांशी आगे जाएंगे, तुम हमें पीछे से कवर देना। हमें हर हालत में वो एंटीडोज चाहिए, विजय ने कहा। तीनों धीरे धीरे उस लैब के दरवाजे पर आ गए। विजय और हिमांशी आगे थे और अंकित थोड़ा पीछे। उस लैब का दरवाजा टूटा हुआ था। तीनों अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा हो रखा था। विजय ने अपनी टॉर्च जला ली और आगे बढ़ने लगा। यहाँ कहीं आसपास पावर जनरेटर तो होगा, अंकित ने पूछा। हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें, विजय ने कहा और फिर अंकित को सब कुछ समझा दिया। ठीक है, मैं वहाँ जाकर पावर जनरेटर को चलाने की कोशिश करता हूँ, अंकित ने कहा और एक तरफ मुड़ गया। विजय और हिमांशी आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें कुछ आवाज आ रही थी और थोड़ी रोशनी भी हो रही थी। तो विजय और हिमांशी वहाँ तेजी से बढ़ गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो उनकी आंख फटी रह गई। आगे एक बड़े से हॉल कमरे में बहुत सारे मुर्दे घूम रहे थे। ये सब क्या है, हिमांशी ने पूछा। जरूर यहाँ कोई न कोई प्रयोग हो रहा है, विजय ने कुछ सोचते हुए कहा। तभी वहाँ एकदम से फर्श हिलने लगा और वो दोनों जहाँ खड़े थे वो जगह एकदम से ऊपर उठकर एक पिंजरा बन गया और वो दोनों उसमें कैद हो गए। और फिर वो पिंजरा स्लाइड होकर उस हॉल के कमरे के बिल्कुल बीच में आ गया। नीचे खड़े मुर्दे उस पिंजरे को भूखी नजरों से देखने लगे। माय डियर विजय, मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, किसी ने कहा। तो विजय ने उसे देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दीपक, विजय के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ मुझे देखकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी, दीपक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ लेकिन तुम भी तो खुद भी इन लोगों की तरह बन गए थे। विजय को अभी भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। हाँ बन तो गया था, लेकिन उस इंजेक्शन ने अपना प्रभाव दिखाया तो मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा, लेकिन मेरा शरीर वैसा का वैसा ही रहा। मैं वापस यहाँ आ गया और देखो मैंने कितनी बड़ी सेना बना ली है, मुर्दों की सेना, दीपक ने कहा। ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, विजय ने कहा। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है और वैसे भी कुछ ही देरी में तुम और तुम्हारी साथियां इन सभी मुर्दों का खाना बन जाएंगे, दीपक ने कहा। तुम नहीं जानते हो कि मेरे कुछ और साथी भी हैं जो समुद्र के अंदर खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो सब तुम्हें और इस टापू को बर्बाद कर देंगे, विजय ने कहा। विजय की बात सुनकर दीपक के चेहरे पर कुटुली मुस्कान खिलने लगी। वो लोग इस टापू पर तभी तो हमला करेंगे जब वो खुद बचेंगे, दीपक ने कहा। मतलब, विजय ने दीपक को देखते हुए पूछा। मतलब साफ है कि मेरी सेना बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाली है उन लोगों को खत्म करने के लिए, दीपक ने कहा। तुम क्या सोच रहे हो कि ये सब करके तुम बच जाओगे, लेकिन तुम नहीं बचोगे, तुम्हें भी मरना होगा, विजय ने चिल्लाकर कहा। फिलहाल तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, दीपक ने कहा और एक लीवर गिरा दिया। उसके साथ ही उस पिंजरे का नीचे का हिस्सा खुल गया। इस पिंजरे की सलाखे को कसकर पकड़ लो, विजय ने चिल्लाकर हिमांशी से कहा। दोनों सलाखों को पकड़कर लटक गए और नीचे खड़े वो मुर्दे उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब तो इस खेल में और भी मजा आने लगा है, ये कहकर दीपक दूसरे लीवर गिराने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। इस लीवर से अपना हाथ पीछे कर लो, अंकित ने दीपक की कमर में बंदूक सटाकर कहा। दीपक ने अपने हाथ पीछे कर लिए। अब जल्दी से इस पिंजरे को वापस पीछे ले जाओ, अंकित ने कहा। दीपक ने एक बटन दबाया और पिंजरा वापस जाने लगा। डॉक्टर, तुम हिमांशी को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसे लेकर आ रहा हूँ, अंकित ने विजय की तरफ चिल्लाकर कहा। दीपक को बस इतना ही मौका चाहिए था। उसने वहीं पड़ा एक गमला अंकित के सर पर दे मारा। थोड़ी देर के लिए अंकित के सामने सितारे चमकने लगे। उसके बाद उसने तुरंत एक और बटन दबा दिया, जिससे नीचे का एक दरवाजा
खुल गया और वो मुर्दा तेजी से उस दरवाजे से निकलने लगे। मैंने कहा था ना कि तुम लोग अब इस जगह से नहीं निकल पाओगे, दीपक ने कहा। वो निशान पास आते जा रहा था। कर्नल, वो जहाज अब दिखाई देने लगा है और उस जहाज पर ऐसा कोई भी झंडा नहीं लगा हुआ है जिससे कि हम उसकी पहचान कर सकें, एक सिपाही ने कहा। चलो मैं भी चलता हूँ, ये कहकर कर्नल भी जहाज के डेक पर आ गया और दूरबीन से उस जहाज को देखने लगा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। तभी उनके अपने जहाज पर एक लाल रंग की रोशनी का अंबार दिखने लगा। ये क्या है? कर्नल ने चौंक कर कहा। ये तो शायद, कर्नल ने खुद से कहा। सब बचो और नीचे बैठ जाओ, कर्नल ने चिल्लाकर कहा और तभी एक जोरदार धमाका उनके जहाज पर हुआ। सब अपनी पोजीशन ले लो, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया है, तुम लोग भी हमला शुरू करो, कर्नल ने कहा और देखते ही देखते दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। मयंक और निशा उस हॉल के पास पहुंचे। निशा, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक गोली मत चलाना, मयंक ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, निशा ने कहा। चलो अंदर चलते हैं, मयंक ने कहा और वो धीरे धीरे चलकर मॉल के दरवाजे पर आ गए। मॉल के अंदर रोशनी हो रही थी, इसलिए सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे साथ ही रहना, मयंक ने कहा और फिर दोनों मॉल के अंदर घुस गए। सबसे पहले दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। दोनों ने जल्दी से जल्दी अपने बैग में सामान भरना शुरू कर दिया। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं, मयंक ने कहा और फिर आगे बढ़ने लगे। तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वो मुंह के बल गिरा और उसके बैग का सामान नीचे बिखर गया। ये ठीक नहीं हुआ, तुम्हारी आवाज सुनकर वो मुर्दे जरूर यहाँ पर आएंगे, निशा ने थोड़ा घबराकर कहा। मयंक ने बिना कुछ कहे तेजी से अपने बैग में सामान भरा। चलो अब, मयंक ने कहा, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े तो सामने से एक मुर्दा उनकी तरफ बढ़ने लगा। निशा ने उस मुर्दे की खोपड़ी पर निशाना लगाया और वो नीचे जा गिरा। उस मुर्दे के गिरते ही वहाँ और भी मुर्दे आने लगे। यहाँ ये बहुत सारे हैं, चलो पीछे की तरफ से चलते हैं, मयंक ये कहकर निशा के साथ पीछे की तरफ बढ़ गया और वो सारे मुर्दे उनके पीछे पीछे भागते हुए आने लगे। दोनों भागते हुए पीछे के दरवाजे पर पहुँचे और उसे खोलकर देखा तो वहाँ पहले से ही मुर्दे की पूरी भीड़ जमा थी। अरे यार, मयंक ने कहा। ऊपर की तरफ चलते हैं, निशा ने कहा और वो दोनों तेजी से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। वो मुर्दे की पूरी भीड़ उन दोनों के पीछे लगी हुई थी। दोनों भागकर एक खिलौने की दुकान में जा घुसे और मयंक ने जल्दी से उस दुकान का शटर गिरा दिया। लगातार भागने की वजह से दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। वो मुर्दे लगातार उस शटर को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता है कि ये शटर उन मुर्दों को ज्यादा देर तक रोक पाएगा, हम शायद नहीं बच पाएंगे, निशा ने निराशा से कहा। ये बात सुनकर मयंक के चेहरे पर भी चिंता झलकने लगी थी। वो जहाज पूरी गति से कर्नल के जहाज से टकराया, जिससे कर्नल के जहाज में सुराग हो गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। फिर उस जहाज में से वो मुर्दे तेजी से कर्नल के जहाज पर उतरने लगे। सब सैनिकों ने अपनी पोजीशन संभाल ली और उन मुर्दों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वहाँ मुर्दों का ढेर लगने लगा। उनका जहाज डूबने लगा था। कर्नल ने ये देखकर उस दूसरे जहाज पर चढ़ने की कोशिश की और थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार वो उस जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए। कर्नल के हाथ में ऑटोमेटिक गन थी। उन्होंने उस जहाज पर पहुंचकर देखा तो वहाँ कोई भी मुर्दा नहीं था। वो जहाज बहुत जल्दी डूब जाएगा, सभी इस वाले जहाज पर चढ़ने की कोशिश करो, कर्नल ने चिल्लाकर कहा। कर्नल की बात सुनकर सभी सैनिक उस जहाज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे और वो सभी सैनिक कर्नल के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। शायद सभी मुर्दे उसी जहाज पर चढ़ गए हैं, कर्नल ने सोचा और फिर तेजी से उस लेजर बीन को तलाशने लगे। जहाज में एक जगह कर्नल को वो लेजर बीन दिख गई, लेकिन वहाँ पर कुछ मुर्दे थे। कर्नल ने अपने हाथ से कुछ सैनिकों को इशारा किया, देखो उस लेजर गन को, हमें कैसे भी करके उस लेजर गन को हासिल करना है।
और तुम में से कुछ सैनिक जाकर देखो कि इस जहाज को कौन चला रहा है और कैसे भी करके इस जहाज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करो और जैसे ही वहाँ कब्जा हो जाए वैसे ही मुझे इत्तला भेज देना। कर्नल ने कहा और फिर कुछ सैनिकों के साथ उस लेजर बीन की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुंचकर कर्नल ने अपनी गन का मुंह खोल दिया और वो मुर्दे वहीं पर ढेर होते चले गए और कुछ ही देर में कर्नल और उनके साथियों ने उस लेजर बीन पर कब्जा जमा लिया। लेजर बीन पर कब्जा करके वो लोग बाकी के सैनिकों के संकेत का इंतजार करने लगे। जब उन मुर्दों को कोई नहीं दिखाई दिया तो वो फिर से अपने जहाज पर बढ़ने लगे। सर, वो मुर्दे वापस यहीं आने की कोशिश कर रहे हैं, एक सैनिक ने कहा। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, उस जहाज पर इस लेजर से निशाना लगाओ, कर्नल ने आदेश दिया। कर्नल के आदेश पर सैनिकों ने उस लेजर बीन से उस जहाज पर निशाना लगाया और उस जहाज पर एक तगड़ा विस्फोट हो गया। इस लेजर बीन को दोबारा तैयार करो और फिर से निशाना लगाओ, कर्नल ने आदेश दिया। सैनिक ने दोबारा से उस जहाज को निशाना लगाया और फिर वो जहाज एक झटके में ही 2 टुकड़ों में बट गया। वो मुर्दे कूद कूद उस वाले जहाज पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। तभी उन लोगों के जहाज ने एक झटका सा लिया और वो जहाज पीछे हटने लगा। कर्नल जहाज के कंट्रोल रूम की तरफ पहुंचे तो वहां का हाल देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां सैनिकों और मुर्दों के बीच बहुत तगड़ी जंग हुई होगी। सर, हम लोगों ने इस जहाज पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारे बहुत सारे सैनिक जान गंवा चुके हैं। अब आगे के लिए क्या ऑर्डर है सर? एक अफसर ने पूछा। इस जहाज को उस टापू की तरफ ले चलो, कर्नल ने कहा। उधर लैब में दीपक ने उन लोगों के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसके बाद उसने अपनी गन निकाल ली। मेरा मन तो ये करता है कि तुम्हें उन मुर्दों के आगे डाल दूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है, दीपक ने अपनी गन अंकित की तरफ तानते हुए कहा। अंकित को अपनी मौत सामने ही दिखने लगी थी। तभी दीपक के पीछे से विजय की एक भरपूर लात पड़ी और दीपक आगे जाकर गिर गया। हिमांशी, तुम अंकित को संभालो, इतने में दीपक को देखता हूँ। विजय यह कहकर दीपक के पास आ गया और उसके हाथ पैर अच्छे से बांध दिए। उन मुर्दों में से कुछ मुर्दे उनकी तरफ बढ़ने लगे। डॉक्टर, वो मुर्दे, अंकित ने उन मुर्दों की तरफ इशारा किया। दीपक, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास एंटीडोज है, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है ताकि हम इन सब पर काबू पा सके, विजय ने दीपक से कहा। मैं मर भी रहा होऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, दीपक ने कुटिली मुस्कान के साथ कहा। विजय ने एक गहरी सांस ली। हिमांशी, तुम अंकित के साथ इन मुर्दों को रोकने की कोशिश करो, विजय ने हिमांशी से कहा और फिर दीपक को सख्ती से देखने लगा। उधर मॉल में वो सभी मुर्दे लगातार उस शटर को तोड़ने में लगे हुए थे। निशा मायूसी से गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। मयंक की नजर वहाँ के खिलौनों पर पड़ी और उन्हें देखकर उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। हमारे पास अभी भी एक मौका है, मयंक ने धीरे से कहा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? निशा ने पूछा। हाँ है, मयंक ये कहकर उन खिलौने के पास आ गया और वहाँ पर कुछ तलाशने लगा। कुछ ही देर में उसे वो चीज मिल गई जो उसे चाहिए थी। बस अब काम बन जाना चाहिए, मयंक ने कहा। निशा ने देखा तो मयंक के हाथ में 2 रिमोट कार थी। इन कार का क्या करोगे? निशा ने मयंक को हैरानी से देखते हुए पूछा। बस तुम देखती जाओ, ये कहकर मयंक एक रोशनदान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने एक टॉय कार नीचे उतारने लगा और फिर उसे उतारकर रिमोट से चलाया तो वो गाड़ी तेज आवाज करते हुए एक तरफ चली गई। उन मुर्दों ने उस कार को देखा तो उसके पीछे पीछे भागने लगे और कुछ ही देरी में वहाँ पर शांति हो गई। मयंक नीचे आ गया। देख लिया उस कार का कमाल, चलो अब आ जाओ और इस शटर को उठाने में मेरी मदद करो, मयंक ने शटर के पास खड़े होकर कहा। कमाल का आइडिया था, निशा ने धीरे से खुद से कहा और मयंक के साथ शटर खुलवाने में मदद करने लगी। उन लोगों ने थोड़ा सा शटर खोला और फिर बाहर की आहट सुनने लगे, लेकिन बाहर एकदम शांति थी। रास्ता एकदम साफ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मयंक ने कहा और फिर दोनों उस दुकान से बाहर आ गए। उन लोगों ने अपना सामान उठाया और फिर उस मॉल से बाहर आने लगे। तभी मयंक की नजर एक कमरे पर पड़ी।
निशा देखो वो कमरा, जब हम यहाँ मिशन पर थे तो उस वक्त के लिए हम लोग वहाँ पर छुपे थे। मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें जरूर कुछ हथियार मिल सकते हैं, मयंक ने कहा। फिर तो हमें वहाँ जरूर देखना चाहिए, निशा ने कहा। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, मयंक ने कहा। और फिर दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। विजय के पास बहुत सारे टॉर्चर करने के तरीके थे। उसने वो सब दीपक पर आजमाने शुरू कर दिए। अंकित और हिमांशी उन मुर्दों को रोकने में लगे हुए थे। डॉक्टर, हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुर्दे बढ़ते ही जा रहे हैं, जो भी करना है जल्दी करो, अंकित ने विजय से कहा। विजय ने फिर सबसे खतरनाक टॉर्चर करने का तरीका अपनाया और दीपक को बोलना ही पड़ गया। देखो वो डेस्क बोर्ड पर एक बड़ा सा बटन है, जल्दी से उसे दबा दो, दीपक ने कहा। तो विजय ने तेजी से उस बटन को दबा दिया। तभी उनके पीछे से एक दीवार पीछे हट गई और वहाँ पर एक दरवाजा चमकने लगा। चलो सभी इस रास्ते से, विजय ने दीपक को उस कमरे में ले जाते हुए कहा। अंकित और हिमांशी भी विजय के पीछे पीछे उस कमरे में घुस गए और फिर सबके अंदर आने पर दीपक ने विजय से एक बटन और दबाने को कहा, जिससे वो दीवार फिर से सामान्य हो गई और वो मुर्दे बाहर ही रह गए। विजय ने अंदर देखा तो वो जगह एक लैब थी। तो ये है तुम्हारी लैब, विजय ने सब तरफ देखते हुए कहा। हाँ, यही है मेरी लैब, दीपक ने जवाब दिया। तो अब उस एंटीडोज के बारे में भी बता दो, जिससे ये सब लोग ठीक हो सकें, विजय ने कहा। विजय, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एंटीडोज से इन सबको ठीक कर पाओगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एंटीडोज सिर्फ उन्हीं लोगों पर काम कर सकता है जो कि जिंदा हों या मुर्दा बन गए हों, बाकी सब पर इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब साफ है कि जब तक पूरी दुनिया के लोगों तक ये एंटीडोज पहुंचेगा तब तक आधी दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी, दीपक ने कहा। तुमने सही कहा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी दुनिया को हम बचा सकें उसे तो बचा ही ले। अब चलो जल्दी से मुझे एंटीडोज और उसके फॉर्मूले के बारे में बताओ, विजय ने कहा। दीपक ने विजय को सब बता दिया और विजय ने जितने भी एंटीडोज के सैंपल वहाँ रखे थे वो सब के सब उठा लिए। तुम भी तो उनकी तरह बन गए थे, तो फिर तुम कैसे वापस इंसान बन गए? विजय ने कुछ सोचते हुए दीपक से पूछा। उस जानवर ने जब मेरी गर्दन पर काटा था उसी वक्त मैंने उसको एंटीडोज लगा दिया था, जिसकी वजह से वो असर मुझ पर ज्यादा देर नहीं रहा, दीपक ने जवाब दिया। अब ये बताओ कि हम लोग यहाँ से कैसे निकल पाएं? अंकित ने पूछा। तुम लोग यहाँ से नहीं निकल पाओगे, यहाँ हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे फैले हुए हैं, दीपक ने कहा। तुम्हारे एंटीडोज का इस्तेमाल करके तो हम निकल ही सकते हैं, हिमांशी ने कहा। हिमांशी की बात सुनकर दीपक मुस्कुराया। एंटीडोज सिर्फ तुम्हें उन जैसे होने से बचा सकता है, लेकिन अगर मुर्दे तुम्हें खा जाएं, तो ऐसे में एंटीडोज कुछ नहीं कर पाएगा, दीपक ने कहा। ये सही है, ये एंटीडोज हमें उन मुर्दों से नहीं बचा सकता, हमें कोई और उपाय सोचना पड़ेगा, विजय ने कहा। तभी विजय को एक आवाज सुनाई दी तो विजय ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर की आवाज है, अंकित ने उत्सुकता होते हुए कहा। हमें जल्दी से ऊपर जाने का रास्ता बताओ, अंकित ने दीपक से पूछा। उस दरवाजे की तरफ से है, दीपक ने सामने के दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस दरवाजे से निकलकर कुछ आगे जाकर हमें ऊपर जाने के लिए लिफ्ट मिल जाएगी, दीपक ने जवाब दिया। सबसे पहले दीपक और अंकित तुम दीपक को कवर करते हुए जाओगे, फिर मैं और सबसे पीछे हिमांशी रहेगी, विजय ने सबको समझाते हुए कहा। दीपक ने फिर आगे जाकर हल्का सा दरवाजा खोला और अपने चारों तरफ देखा। सब तरफ एकदम शांति थी। उसने इशारा किया तो बाकी सब भी उस लैब से निकलकर उसके पीछे पीछे आ गए। लिफ्ट सामने ही दिखाई दे रही थी। सब बिना कोई आवाज किए उस लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग लिफ्ट की तरफ पहुंचने ही वाले थे कि तभी लिफ्ट की तरफ से कुछ मुर्दे सामने आ गए। सीढ़ियों से ऊपर चलो, विजय ने चिल्लाकर कहा। अंकित फिर जल्दी से दीपक को सीढ़ियों की तरफ से ढकेल कर ले जाने लगा। उन मुर्दों ने उन सबको देखकर उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। चारों तेजी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे
वो मुर्दे बहुत करीब आ गए थे। हिमांशी ने अपनी गन से उनमें से कुछ मुर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तभी ऊपर से कुछ और भी मुर्दे आ गए। अंकित ने उन पर अपनी गन से निशाना बनाया। दीपक को बस यही मौका चाहिए था। उसने अंकित को धक्का दिया और अंकित विजय के ऊपर जा गिरा। अंकित जल्दी से विजय के ऊपर से उठ गया और विजय को सहारा देकर उठाया। डॉक्टर तुम ठीक तो हो? अंकित ने विजय को हाथ देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, विजय ने कहा। ये मुर्दे तो बहुत सारे हैं, हिमांशी ने परेशान होकर कहा। हमें ऊपर की तरफ ही बढ़ना होगा, विजय ने कहा और सब भागकर ऊपर सीढ़ियों से बढ़ने लगे। दीपक ने छत पर पहुंचते ही दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। तभी उसे वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे गया और उसने हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया। उस हेलीकॉप्टर में कर्नल खुद थे। सर, शायद उस बिल्डिंग की छत पर कोई है, पायलट ने कहा। शायद विजय वही होगा, हेलीकॉप्टर को वहीं ले चलो, कर्नल ने कहा। अंकित, विजय और हिमांशी जब ऊपर पहुंचे तो छत का दरवाजा बंद था। ये तो बंद है, विजय ने परेशान होकर कहा। नीचे से मुर्दे सीढ़ियों से उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। डॉक्टर, इन मुर्दों को मैं देखता हूँ, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। ये कहकर अंकित अपनी गन लेकर नीचे आ गया और विजय और हिमांशी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। दीपक लगातार उस हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आहट सुनाई दी। दीपक ने पीछे पलटकर देखा तो कुछ मुर्दे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। दीपक उन्हें देखकर वापस छत के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उन मुर्दों ने दीपक को पकड़ लिया और उसकी बस चिल्लाने की आवाज ही सुनाई पड़ी। वो हेलीकॉप्टर जब तक उस छत पर उतरा तब तक दीपक का काम तमाम हो चुका था। एक जवान ने हेलीकॉप्टर से उतरकर उन मुर्दों को निशाना बनाकर ढेर कर दिया। कर्नल हेलीकॉप्टर से उतरकर वहां पहुंचे। ये विजय नहीं है, उन्होंने दीपक की लाश को देखते हुए कहा। तभी उन्हें छत के उस दरवाजे पर आवाज सुनाई दी। लगता है दरवाजे के उस तरफ कोई है, कर्नल ने कहा। विजय और हिमांशी उस दरवाजे को लगातार पीट रहे थे और अंकित लगातार उन मुर्दों को निशाना बना रहा था। दो जवान तेजी से उस छत के दरवाजे पर अपनी गन लेकर आ गए। कर्नल ने इशारा किया तो उनमें से एक जवान ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। विजय और हिमांशी जल्दी से उस दरवाजे से बाहर आ गए। उन दोनों के पीछे ही अंकित था। वो भी अपनी गन उन मुर्दों पर फेंककर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो फिसलते हुए उन मुर्दों के बीच जा गिरा। अंकित, विजय ने चिल्लाकर कहा। विजय, अब हम उसकी मदद नहीं कर सकते, कर्नल ने कहा और एक जवान की तरफ इशारा किया तो उसने तेजी से वो दरवाजा बंद कर दिया। विजय अफसोस में वहीं पर बैठ गया। अंकित ने हमारी बहुत मदद की थी, विजय ने मासूमियत से कहा। अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, उसका फर्ज था तुम्हें बचाना, जिसमें वो पूरी तरह से सफल हुआ, कर्नल ने कहा। विजय ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। वैसे तुम इस आदमी को पहचानते हो? कर्नल ने दीपक की लाश की तरफ इशारा करते हुए पूछा। विजय ने उठकर उस लाश को देखा। ये तो दीपक है, इसे क्या हुआ था? विजय ने पूछा। ये हमें इशारा करके बुला रहा था, लेकिन जब तक इसके पास पहुँचे तो तब तक उन मुर्दों ने इस पर हमला करके इसे खत्म कर दिया था, कर्नल ने कहा। कर्नल साहब, ये वही दीपक है जिसने ये सब किया था, विजय ने कहा। कितनी अजीब बात है ना, जिन मुर्दों को इसने बनाया था उन्हीं ने इसे खत्म कर दिया, हिमांशी ने कहा। उस एंटीडोज का क्या हुआ? कर्नल ने पूछा। मेरे पास वो एंटीडोज भी हैं और उसका फॉर्मूला भी है, विजय ने कहा। तभी वो दरवाजा तोड़कर मुर्दे वहां आ गए। चलो सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ो, कर्नल ने कहा। सभी जल्दी से हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए और हेलीकॉप्टर फिर जल्दी से ऊपर उड़ने लगा, लेकिन कुछ मुर्दे उस हेलीकॉप्टर से लटक गए। मुझे इन मुर्दों से नफरत होने लगी है, कर्नल ने कहा और गन लेकर उन मुर्दों पर बरसाने लगे। वो सारे मुर्दे जो हेलीकॉप्टर से लटके हुए थे सब नीचे जा गिरे और फिर हेलीकॉप्टर तेजी से जहाज की तरफ बढ़ चला। वो हेलीकॉप्टर उस पानी के जहाज पर उतर गया।
हमें एक लैब की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर हम और एंटीडोज तैयार कर सकें, क्योंकि जो मुर्दे बन चुके हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी लोग हैं उन्हें जरूर बचा सकते हैं। विजय ने कहा, मेरी नजर में ऐसी एक जगह है जहाँ पर एंटीडोज तैयार हो सकता है। कर्नल ने कहा, फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। विजय ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे और हिमांशी के वहाँ जाने का इंतजाम करता हूँ। कर्नल ने कहा, एक बात और कर्नल साहब, मेरे कुछ साथियाँ अभी भी शहर में फंसे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को भी निकलवाने का इंतजाम कर दें। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगता होगा कि अब कोई भी बचा होगा। कर्नल ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग जरूर बच गए होंगे। विजय ने कहा, ठीक है, तो मैं उन लोगों को तलाशने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहाँ भेजता हूँ। कर्नल ने कहा, ठीक है, विजय ने कहा और फिर हिमांशी के साथ उस लैब के लिए निकल गया। उधर निशा और मयंक उस कमरे में पहुँचे। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम अपनी गन तैयार रखना, मयंक ने कहा। ठीक है, निशा ने अपनी गन तानते हुए कहा। मयंक ने दरवाजा खोला तो वहाँ कुछ नहीं था। दोनों फिर अंदर चले गए। यहाँ तो बहुत सारे हथियार हैं, निशा ने कहा। अब काम बन जाएगा, मयंक ने कहा। निशा उस कमरे में और अंदर जाकर सामान देखने लगी कि तभी अचानक एक मुर्दा निशा पर झपट पड़ा और निशा तेजी से चिल्लाई। ना चाहते हुए भी मयंक को उस मुर्दे पर गोली चलानी पड़ी। गोली लगते ही वो मुर्दा दूर जा पड़ा। उस गोली की गूंज पूरी जगह फैल गई। तुम ठीक तो हो ना? मयंक ने पूछा। शायद निशा ने अपनी गर्दन दबाते हुए कहा। मयंक ने देखा तो उस मुर्दे ने निशा के पैर पर काट लिया था। मयंक, तुम जाओ यहाँ से, गोली की आवाज सुनकर वो मुर्दे जरूर यहाँ आएंगे, निशा ने कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मयंक ने कहा। जिद मत करो मयंक, निशा ने कहा। तभी मयंक को बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। बाहर से वो मुर्दे तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। मयंक ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो मुर्दे बाहर ही हैं, मेरी मदद करो, मयंक ने निशा से कहा। दोनों ने कोशिश करके उस दरवाजे पर और सामान लगाकर उसे अच्छे से बंद कर दिया। तुम यहाँ से बचकर निकल सकते हो, निशा ने कहा। हम दोनों साथ में यहाँ पर आए थे और साथ में ही यहाँ से जाएंगे, चाहे जिंदा जाएं या मुर्दा, मयंक ने कहा और फिर निशा के पास बैठ गया। बाहर वो मुर्दे लगातार उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। तभी एक तेज रफ्तार की गाड़ी उस दरवाजे से टकराई और सामने से वरुण बाहर झांका। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वरुण चिल्लाया। मयंक तेजी से निशा को लेकर गाड़ी में बैठ गया। वरुण ने गाड़ी पीछे ली और फिर तेजी से एक तरफ मोड़कर सड़क पर ले आया। वो मुर्दे लगातार उनकी गाड़ी के पीछे लगे थे। थैंक यू वरुण, अगर तुम नहीं आते तो अब तक हमारा काम तमाम हो गया होता, मयंक ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की है। खैर वक्त आ गया है कि इन मुर्दों को मजा चखाया जाए, वरुण ने कहा। मयंक ने अपनी गन निकाल ली और उन पर फायर करना शुरू कर दिया। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ गया। आगे एक खुला मैदान था। वो हेलीकॉप्टर वहां जाकर उतर गया। वरुण ने भी उसके पास अपनी गाड़ी रोक दी। उस हेलीकॉप्टर से एक जवान और एक अफसर निकला। वो लोग भी गाड़ी से बाहर आ गए। आप में से मयंक कौन है? उस अधिकारी ने पूछा। मैं हूँ, मयंक ने सामने आते हुए कहा। हमें आप सभी को यहाँ से निकालने का ऑर्डर मिला है, उस अधिकारी ने कहा। चलिए, मयंक ने कहा। वो सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जहाज पर पहुँच गए। वो लोग हेलीकॉप्टर से उतरे तो सामने ही कर्नल खड़ा था। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, कर्नल ने कहा। मुझे भी आपको सही देखकर वैसे ही खुशी महसूस हो रही है, मयंक ने मुस्कुराकर कहा। निशा पीछे से हेलीकॉप्टर से उतर रही थी कि तभी निशा लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। कर्नल और मयंक दौड़कर वहां पहुंच गए। कर्नल ने निशा के कपड़ों पर खून लगा देखा तो चेक किया। इसे मुर्दे ने काटा है, कर्नल ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं निशा को नहीं छोड़ सकता, मयंक ने कहा। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि विजय ने इस बीमारी का एंटीडोज ढूंढ लिया है।
ये कहकर कर्नल ने एक इंजेक्शन मंगवा लिया और निशा को लगा दिया। फिलहाल निशा को आराम करने के लिए अंदर भेज दो, कर्नल ने एक जवान से कहा और फिर कुछ जवान निशा को अंदर ले गए। विजय ने उस लैब में एंटीडोज को तैयार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों में उस एंटीडोज को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। उस मुर्दे टापू पर परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था। निशा उस एंटीडोज से सही हो गई थी। धीरे धीरे वो शहर भी फिर से आबाद होने लगा था। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।